हमारे कई दोस्त जब भी किसी इम्तिहान में अपीयर होते हैं या कोई टेस्ट देकर आते हैं और वो बड़े खुश होते हैं जब वो आकर किताबों को देखते हैं, इंटरनेट पर सर्च करते हैं चीज़ें और दोस्तों से डिस्कस करते हैं। हम मिसाल ले लेते हैं, कोई अंग्रेजी का टेस्ट में कोई पोर्शन होगा, फर्स्ट करें उसमें से 30 नंबर्स का कोई पोर्शन है, तो वो दोस्त आकर बड़े खुश होते हैं, देखते हैं, किताबों को देखते हैं, किसी इंटरनेट वगैरह के सोर्स को देख लेंगे, दोस्तों से डिस्कस करेंगे कि फलां सवाल का क्या जवाब था, और वो अपनी दानिस्त के मुताबिक अपने अपने जो जवाबात लगाते हैं उसमें बड़े खुश होते हैं कि यकीनन हमारे 30 में से 30 नंबर ही आएंगे, 28 नंबर आएंगे, यानी हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन जब हफ्ते बाद, 10 दिनों बाद, 20 दिनों बाद, महीने बाद जब टेस्ट का रिजल्ट आता है तो वो देखते हैं कि वो टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, उन्होंने वो मतलूबा नंबर्स हासिल नहीं किए, मतलूबा मायार के मुताबिक वो नहीं उतरे, तो फिर वो बड़े डिसहार्ट होते हैं। तो इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह प्यारे दोस्तों बुनियादी तौर पर ये होती है, हम अंग्रेजी की मिसाल ले लेते हैं कि फर्ज करें कि हमारे पास कोई भी एक ग्रामर का सवाल पूछा गया है, तो जो भी लफ्ज हमसे पूछा गया है वो ग्रामर में मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस सर्व करता है। यानी वो अपने कंटेक्स्ट के हिसाब से, कभी वो एज ए प्रोनाउन आ रहा होता है, कभी एज अ जेरेंड आ रहा होता है, कभी कोई मैन वर्ब के तौर पर, कभी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और कभी किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर आ रहा होता है। तो हमने जो चीज किसी किताब में किसी एक कंटेक्स्ट में पढ़ रखी होती है, या मेरे दोस्त ने जो है वो किसी एक कंटेक्स्ट में मुझे उस वर्ड के बारे में स्पेसिफिक बताया होता है कि ये एडवर्ब है, ये आर्टिकल है, तो मैं उसी को ही फाइनल मान लेता हूं। तो ऐसा नहीं है। दरअसल हमारा जो अंग्रेजी में जो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं वो हर जुमले में वो मुख्तलिफ तरह का रोल प्ले कर रहे होते हैं। कभी वो एज अ वर्ब आ रहे होते हैं, कभी सब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर, नाउन के तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर। तो हम मिसाल से, एक दो मिसालों से हम चीजें समझ लेते हैं कि हमें कैसे पता चले कि ये जो वर्ड है वो ग्रामर में वो कौन सा फंक्शन सर्व कर रहा है। तो हम देख लेते हैं कि वर्ड्स सर्व डिफरेंट फंक्शंस डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट, कि वो कंटेक्स्ट के हिसाब से मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। हम एक दो मिसालें लिखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये हमने 3 जुमले लिखे हैं जिसमें हमने लफ्ज लिखा है हु, WHO, हु, जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है। अब हम देख रहे हैं कि इन तीनों जुमलों में हु मुख्तलिफ तरह का फंक्शन सर्व कर रहा है। पहला देख लेते हैं, Who is knocking at the door? दरवाजे के ऊपर कौन नॉक कर रहा है, दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है। अब देखें, हु सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और यकीनन जो दरवाजे पर बंदा दस्तक दे रहा है वो कोई इंसान ही होगा, कोई शख्स होगा, यानी कोई नाउन होगा। तो ये नाउन की रिप्लेसमेंट के तौर पर हम हु इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी सवाल पूछने के लिए। तो हमें पता है कि एक ऐसा वर्ड के जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो और ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि यहां पर जो हु है वो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। यानी यहां पर जो हु है वो प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और प्रोनाउन की भी कौन सी किस्म के जो सवाल पूछने वाली है, यानी इंटेरोगेटिव। दूसरे वाले हु को देख लेते हैं। द टीचर हु हेल्प्ड मी इज वेरी काइंड। द टीचर, वो उस्ताद, हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की, इज वेरी काइंड, वो बहुत मेहरबान है, वो बहुत अच्छे हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर तो ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन यहां पर ये कुछ और सर्व कर रहा है। अब देखें, असल में जुमला ये है द टीचर इज वेरी काइंड, उस्ताद बहुत नेक है, बहुत अच्छा है। अब ये हु हेल्प्ड मी, ये इस टीचर के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात दी जा रही है हमें। ये नहीं, ये जो हु है ये हेल्प्ड मी टीचर के हवाले से एक नई क्लास, एक उसकी खुसूसियत बताई जा रही है। हमें समझ लें कि उसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स हमें दी जा रही है। तो ये जो हु है ये आगे एक नई क्लास इंट्रोड्यूस करवा रहा है, रिलेटिव क्लास इंट्रोड्यूस करवा रहा है, इसलिए यहां पर जो हु का फंक्शन है वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर। अब यहां तीसरा जुमला देख लेते हैं, हु हैज रिलीज्ड न्यू गाइडलाइंस ऑन वैक्सीनेशन। अब देखें, इस हु में हमने देखा कि WHO हमने कैपिटल लिखा क्योंकि जुमला शुरू हो रहा है। यहां पर WHO तीनों के तीनों स्मॉल लिखे हुए हैं, जबकि यहां पर WHO ये तीनों हमने कैपिटल लिखे हुए हैं। तो इसके पीछे कोई ना कोई यकीनन राज होगा, कोई खास वजह होगी। अब आगे देखते हैं कि हु हैज रिलीज्ड न्यू गाइडलाइंस ऑन वैक्सीनेशन।
वैक्सीनेशन के ऊपर, अद्वियात के ऊपर हु ने कोई नई गाइडलाइंस फराहम की हैं हमें। अब हमें सोचना पड़ेगा कि पहली बात तो ये है कि ये इसकी जो है ये सारी फुल फॉर्म जो हमारे पास लिखी हुई है WHO, ये सारी की सारी कैपिटल क्यों लिखी हुई है। हमें ये भी पता है, हमने यहाँ पर प्रीवियस अपना जो नॉलेज है वो इस्तेमाल करना है कि हमने सीखा था कि जब भी हम किसी भी चीज का मुखफ़फ़ इस्तेमाल करते हैं, जो उसके शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो वो कैपिटल में हम लिखते हैं। जैसे मिसाल देते हैं, हमने पढ़ा था कि MA जो मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है बंदा, वो हम M भी बड़ा लिखते हैं, A भी बड़ा लिखते हैं। तो और इसी तरह हमने पढ़ा है सार्क, देखिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, OIC, तीनों जो वर्ड्स हैं अल्फाबेट्स हैं हमने कैपिटल लिखे हैं। तो यकीनन ये भी किसी का मुखफ़फ़ है, एक्रोनिम है। तो ये हमें पता चला कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर जो WHO है ये हमारे लिए नाउन के तौर पर सर्व कर रहा है। तो यहाँ देखिए हमने 3 मिसालों में हु को देखा कि जो कि यहाँ पहले इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, फिर रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, और यहाँ एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं मजीद ताकि समझ आ जाए। हमने 4 जुमले लिखे हैं और चारों में स्विमिंग का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और ये चारों में डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है। हम जुमले को 1 बाय 1 देखते हैं। स्विमिंग इज माई फेवरेट हॉबी, स्विमिंग मेरा पसंदीदा मशगला है, मुझे स्विमिंग करना अच्छा लगता है। अब यहां पर हमें पता है कि स्विम का मतलब होता है तैरना, तैरना एक काम है, एक्शन वर्ड है, यानी स्विम करना तो वर्ब होता है। अब यहां पर स्विमिंग ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि स्विमिंग यहां पर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यानी स्विमिंग यानी वो एज अ इसम इस्तेमाल हो रहा है। और हमें पता है कि जब स्विम के साथ हमने ING का इजाफा किया तो एक ऐसा लफ्ज और वो एज अ नाउन किसी भी जुमले में आए तो हम इसको जेरेंड कहते हैं। इसलिए यहां पर जो स्विमिंग है वो जेरेंड के तौर पर आया है, यानी ये वाला स्विमिंग जो है ये एज अ जेरेंड आया है। दूसरी एग्जांपल देते हैं। शी इज स्विमिंग राइट नाउ, वो इस वक्त तैर रही है, वो कोई औरत है, लड़की है, वो तैर रही है। अब हम देखते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, शी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, और स्विमिंग ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। स्विम की चौथी फॉर्म है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म इस्तेमाल हुई है। तो यहां पर जो स्विमिंग है वो मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। देखिए यहां पर इसका फंक्शन डिफरेंट हो गया, यहां पर जेरेंड था, नाउन था, यहां पर मेन वर्ब है। आई सा स्विमिंग फिश इन द पूल, मैंने पूल में, तालाब में स्विमिंग फिश देखी, यानी तैरती हुई मछली देखी। अब यहां पर फिश के बारे में बताया जा रहा है कि वो तैर रही थी, यानी अब ये वाला जो नाउन है इसके बारे में हमें बताया जा रहा है, इसकी कोई खुसूसियत बताई जा रही है, इसकी मॉडिफिकेशन के बारे में हमें मालूमात दी जा रही है, एक्स्ट्रा मालूमात दी जा रही है कि वो जो मछली थी वो तैर रही थी। और हमें पता है कि ऐसा लफ्ज जो किसी नाउन को मॉडिफाई करे, उसके बारे में बताए, उसके साइज, उसके कलर, उसके ओपिनियन के बारे में बताए, तो हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहां पर ये एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। यहां पर ये जेरेंड के तौर पर इस्तेमाल हुआ था, यहां पर मेन वर्ब और यहां पर एडजेक्टिव। चौथा जुमला देख लेते हैं। स्विमिंग इज एन ओलंपिक स्पोर्ट, स्विमिंग ओलंपिक स्पोर्ट है। ओलंपिक जो हर 4 साल के बाद होता है, समर ओलंपिक भी होता है, विंटर ओलंपिक भी होता है, और एक शहर में ये इनेकाद होता है। तो यहां पर जो स्विमिंग है वो भी नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहां पर जो नाउन इस्तेमाल हो रहा है वो रेगुलर नाउन है। यहां पर भी नाउन था लेकिन ये जेरेंड वाला नाउन था, यानी ING वाली वर्ब की फॉर्म थी, लेकिन वो एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा था जिसको हमने जेरेंड कहा। लेकिन यहां पर स्विमिंग यानी तैराकी ये बाकायदा एक खेल है जो कि नाउन है, यानी इसम है। तो इसलिए यहां पर रेगुलर नाउन, यहां पर जेरेंड, यहां पर मेन वर्ब और यहां पर एडजेक्टिव। तो ये बुनियादी वजह होती है कि जो हमारे टेस्ट में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स होते हैं, जो एस्पायरेंट्स होते हैं, वो सवाल की गहराई को नहीं समझते। प्रपोजिशंस में ये मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं। इसी तरह ये हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उसमें मसाइल होते हैं। यही हाल उर्दू का है, मुताला पाकिस्तान वगैरह का है, किसी भी सब्जेक्ट का है कि हम एक नजर सवाल को देखते हैं, हमें लगता है कि ये सवाल तो हमने पढ़ रखा है। अब देखें भाई, वो जो पर्चे बनाने वाले हैं, टेस्ट बनाने वाले हैं, सवालात तैयार करने वाले हैं, वो लोग आपकी वो माहिर नफ्सियात होते हैं, वो बहुत सी चीजों को देखकर आपको असेस कर रहे होते हैं। इसलिए हमने पहले सवालात को समझना होता है, फिर हमने जो
ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होते हैं उनको समझना होता है, उनको ब्रेक डाउन करें कि यहाँ पर ये हमसे क्या पूछा जा रहा है। अच्छा, ये भी मसाइल होते हैं कि बाज़ औक़ात जो है वो कैंडिडेट्स जल्दी जल्दी में कोई ना कोई ऑप्शन फिल कर देते हैं और बाद में उनको लगता है कि ये तो नीचे 10 सवालों को छोड़कर ये तो इसका जवाब यहाँ पर मौजूद था। तो बाज़ बात इस तरह भी होता है। इसलिए गुजारिश ये है कि जब भी आप टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, आजकल जैसे ईटा के टेस्ट चल रहे हैं टीचिंग के वाले से, तो उसमें बहुत तहम्मुल के साथ सवालात को गौर से पढ़ें और फिर उनके ऑप्शंस को गौर से देखें और फिर डिसाइड करें कि आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है।